हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। आज हम रुदरफोर्ड जी के द्वारा दिया गया जो एटम का मॉडल है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले थॉमसन जी ने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया था जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में जान चुके हैं। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो। अगर तुम्हें थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जो है ये शायद तुम्हें इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। बाकी जिन्हें पता है सही है, जिन्हें नहीं पता उनको थोड़ा ब्रीफ में मैं सिर्फ ऐसे ही बता देता हूं, आइडिया दे देता हूं। और जिन्हें पता है उनकी छोटी सी रिवीजन हो जाएगी, सिर्फ 2-3 मिनट में बता दूंगा। रुदरफोर्ड जी ने कहा था कि जो एटम का मॉडल है ना वो बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा है। जैसे कि वाटरमेलन में रेड कलर का एक एडिबल पार्ट वाला सफियर होता है, वैसे ही एटम में वो जो पूरा का पूरा एक सफियर है ना वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। जैसे कि वाटरमेलन के सफियर में रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है। एडिबल पार्ट यानी खाने लायक पार्ट, खाने लायक जो जगह होती है उसकी। और जैसे वाटरमेलन में थोड़े थोड़े बीज लगे होते हैं ना बीच बीच में काले रंग के, जिसे हम खाते नहीं है, निकाल देते हैं। एटम में उसी तरह से बीच बीच में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। और जो पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम में फैला हुआ होता है उसे प्रोटॉन्स कहते हैं। सीधी सी बात है। तो ये थॉमसन जी का मॉडल था। तो रुदरफोर्ड जी ने कहा कि थॉमसन जी ठीक है, आपने ये बता दिया कि एक एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, उसमें उस सफियर में पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है, और उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है, पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की उसके अंदर कोई फिक्स जगह है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे बता दिया थोड़े थोड़े गैप पे लगे हुए हैं। बाहर कोई ढोल वगैरह बज रहा है यार। चलो उस चीज को इग्नोर करो, तुम्हें मेरी आवाज आनी चाहिए सही से, जो कि आ ही रही होगी। यार ये क्या हो रहा है, रुको ज़रा मैं एक बार ना देखता हूँ माइक में बाहर की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही तो फिर मैं पढ़ाना कंटिन्यू करता हूँ, वरना हमें वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट रुको। तो अभी यहाँ पर उस ढोल की आवाज़ बंद हो चुकी है। अब दोबारा से शुरू करते हैं। मैं कहाँ पर था कि थॉमसन जी ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम तो दे दिया, क्या था मैंने बता दिया। अब रुदरफोर्ड जी ने पूछा कि थॉमसन जी आपने ये तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर, यानी कि एक ऐसा सफियर जिसमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ पड़ा है हर जगह पे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, स्टडीड हैं, लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े गैप पे लगे हुए हैं। पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक्चुअल में अरेंज हैं कैसे, उनकी अंदर कोई फिक्स पोजिशन है जहां पर वो होते हैं, या फिर ऐसे ही किसी भी एटम में वो किसी भी तरह से इधर उधर अरेंज होते हैं। यानी कि किसी अलग अलग एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग तरह से लगे हुए होते हैं, या हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन की कुछ फिक्स पोजीशन होती है कि वो इस जगह पर ही होगा। ये तो आपने बताया नहीं, अब ये मैं ढूंढूंगा। तो हमारे जो रुदरफोर्ड जी थे, जिनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, तो इसके लिए रुदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत तेज मूव कर रहे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने एक पतली सी थिन गोल्ड की फॉयल पे गिराया। अरे सर ये क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, थिन गोल्ड फॉयल क्या होती है, और इसको इसके ऊपर क्यों गिराया, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम 2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं, या तो मैं कहूं डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब कई बच्चे कहेंगे सर हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं। यार देख, अगर तू मुझसे ये सवाल पूछ रहा है ना तो सीधी सी बात है कि तूने पिछले जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3 वो तूने नहीं पढ़े, और अगर पढ़े हैं तो शायद अच्छे से नहीं पढ़े। मैं उन्हें बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, उसके लेक्चर्स भी मेरे चैनल पर हैं। और हीलियम 2 पॉजिटिव क्या है, आयंस क्या होते हैं, ये हीलियम क्या है,
हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, ये सब हम पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ ऑलरेडी मैं इतनी डेप्थ में जाके डिटेल में बता चुका हूँ, वही एक चीज़ मैं बार बार तो नहीं बताऊँगा। पर मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उनको सिर्फ यही कहूँगा, यार या तो वो चैप्टर्स को पढ़ लो अगर तुम्हें अच्छे से समझना है, पर अगर तुम्हें सीधा यही समझना है टॉपिक, तो फिर तुम सिर्फ इतना जान लो, इतना याद कर लो कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम 2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं। बाकी अगर जानना है कि ये होता क्या है तो फिर वो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो गोल्ड फॉइल है वो क्या होती है, थिन का मतलब होता है पतली, पतली सी। और गोल्ड फॉइल क्या है यार, देखो तुम स्कूल में खाना फॉइल रैप में रैप करके लेके जाते हो, जो कि लेके नहीं जाना चाहिए, अब मना कर दिया है। तुम्हें पोने या फिर हैंकी या फिर कोई रुमाल वगैरह में ही अपना खाना वगैरह लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान करते हैं जो फॉइल, सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल वगैरह लेकर जाते हैं। पर चलो जो भी है, ये जो फॉइल्स वगैरह हैं, समझाने का मेरा मतलब, तुम्हें ये बताने का मेरा जो मकसद है वो ये था कि फॉइल क्या होते हैं वो तुम्हें पता है ना। फॉइल तुमने देखे हैं, पकड़ के भी देखे हैं तुमने, नहीं तो किसी और बच्चे के हाथ में देखा होगा, है ना। नहीं तो फिर अपने घर में मम्मा से पूछ लो यार, बाहर जो फॉइल रैप होते हैं, रोटी रैप करके जिसमें देते हैं, कई सारे बंदे जो तुम फास्ट फूड लेके आते हो, बर्गर वगैरह, वो फॉइल रैप में रैप करके देते हैं। तो फॉइल तो तुमने देखा है ना कैसी होती है, पतली सी होती है। तो बस वैसे ही पतली सी फॉइल, थिन, गोल्ड की उन्होंने वो ली, और इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बहुत तेज चल रहे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने इसके ऊपर गिराया। ये किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। अब ये क्यों किया, पहले ही तो बताया यार, इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम के अंदर पोजीशन जानने के लिए किया। सर एटम की जानने के लिए किया ना, तो एटम के ऊपर गिरवाओ, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्यों गिरवा रहे हो? अरे मेरे भाई तू भूल गया क्या? अबे गोल्ड फॉइल क्या है, गोल्ड क्या है, मैटर। और एक मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स किससे मिलके बने होते हैं? एटम्स से। तो मैटर किससे मिलके बना होगा? एटम्स से ना। किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का जो बेसिक यूनिट होता है जिससे मिलके वो बनी है, वो एटम है। तो चाहे तू गोल्ड फॉइल ले, चाहे कोई भी फॉइल ले, चाहे कोई भी चीज ले, उस हर एक चीज में एटम्स तो होने ही होने हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके, लाखों, करोड़ों, मिलियन, अरबों, खरब, जितने तू जोड़ सकता है जोड़, इतने सारे एटम्स मिलके कोई एक मैटर बनता है। तो यानी कि सीधी सी कहने की बात है, हमें एटम के बारे में जानना है, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पे गिराया, ताकि उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके जरिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में कुछ ना कुछ जान पाएं। अब कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, सर ये क्या है, ये क्यों किया मैं बता चुका हूं यार। इससे ज़्यादा क्लास 9th के अकॉर्डिंगली तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है। इतना तुम्हें पता चल गया। रुदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत तेज़ चल रहे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉइल पे गिराया। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? अब ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि जैसे कि सर आपने बताया कि एटम तो हर एक चीज के अंदर है, हर एक एटम के अंदर है, हर एक मैटर के अंदर है, तो हमने थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, कुछ और क्यों नहीं लिया? ये तुम्हें एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं तुम लोगों को। पहला पॉइंट, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को ही सिलेक्ट किया क्योंकि वो जितनी पतली लेयर हो सकती थी उतनी पतली लेयर लेना चाहते थे, क्योंकि एक गोल्ड ही ऐसा मटेरियल है जिसकी फॉइल की लेयर सबसे पतली होती है, सबसे पतली लेयर होती है उसकी। इसीलिए द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक।
यानी कि जो गोल्ड फॉइल होता है ना, जो उन्होंने लिया, उसकी जो चौड़ाई होती है, जो थिकनेस होती है, वैसे तो उसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, पर जितनी भी है उतने में भी 1000 एटम्स होते हैं। इतनी पतली सी लेयर में भी 1000 एटम्स, सोचो। तो इसीलिए इससे पतली कोई और लेयर उन्हें नहीं मिली, उन्हें यही मिली जिसके अंदर जो जिसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई में 1000 एटम थे। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ। और हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी और हैं, पर यहाँ पे जगह नहीं थी, इसीलिए अभी मैं उसे इसके बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल जितना कर लिया उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ 2-3 मिनट के अंदर अंदर। जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जी थे, वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसके लिए रुदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बहुत तेज चल रहे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया, गिराया। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव आयन या डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, और थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि उन्हें जितनी पतली लेयर हो सकती थी, जितनी पतली लेयर पॉसिबल हो सकती थी, उतनी पतली लेयर चाहिए थी, और वो गोल्ड की ही हो सकती है। और जो गोल्ड की फॉइल है ना, उसकी चौड़ाई में भी 1000 एटम्स आते हैं। तो सोचो कि बाकियों के कितने आते होंगे, पर उन्हें कम से कम वाली चाहिए थी, तो उन्होंने ये ले ली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट को लेकर, जैसे कि हीलियम आयंस, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। ये भी उन्होंने अपने अगले एक पॉइंट में बताया है। और हाँ, अभी फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और तुम्हें एज इट इज़ यही लाइनें लिख के आनी है। याद कर लो, रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, या समझ लो, जो करना है कर लो, पर एग्जाम में एज इट इज़ यही लाइनें लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। बाकी एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बताता हूँ, इतना नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलो अपने बाकी के 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और इनको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, यानी कि उसके एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने का, कुछ बताने का क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें सिर्फ गोल्ड फॉइल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, तो पहले वाला पॉइंट लिखो। अगर तुम्हें आता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, उसके ऊपर कि अल्फा पार्टिकल की रेज जो है वो क्या है, उसका मास कितना है, उसकी एनर्जी, या फिर उसे क्यों लिया अल्फा पार्टिकल की रेज को, वगैरह वगैरह, तो तुम्हें ये सेकंड पॉइंट लिखना है। ठीक है, बाकी थर्ड के लिए एज सच कोई अलग बनता नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूंगा, समझा तो दूंगा ही सारा कुछ, बाकी जैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर लिखाना। चलो सेकंड पॉइंट समझते हैं। पहला समझ आ गया ना, गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड की फॉइल जो है उसकी लेयर बहुत पतली हो सकती है, और जो रुदरफोर्ड जी थे हमारे, उन्हें जितनी पतली हो सके उतनी पतली लेयर चाहिए थी, और वो गोल्ड की ही हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और पहले पॉइंट में हमने ये भी देखा कि जो गोल्ड फॉइल की थिकनेस होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, उसके अंदर 1000 एटम्स के आसपास लगभग आते हैं, और बाकियों में तो इससे भी ज़्यादा होंगे, इसलिए सबसे पतली यही है। अब सेकेंड पॉइंट, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस है। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे लिखा हुआ भी तुम्हें मिल गया। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u। अब सर ये क्या है कि जो हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं, इनका मास होता है 4u, इनका एटॉमिक मास होता है 4u। अब ये 4u क्या है? 4 यूनिफाइड। 4 यूनिफाइड क्या है, ये जानने के लिए फिर वही बात, तुझे पिछले चैप्टर्स को करना पड़ेगा। अगर पिछले चैप्टर्स नहीं आते तो मैं इसको बार बार समझाने नहीं वाला हूं, सीधी तरह बस तू इतना जान ले कि जो हीलियम 2 पॉजिटिव डबली चार्ज हीलियम आयन होते हैं, उनका जो मास है, उनका जो भार है, वो 4u या 4 यूनिफाइड होता है। तुझे याद करना पड़ेगा, बाकी समझना है तो पिछले चैप्टर्स को करना पड़ेगा। लेक्चर्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं उनके, जाके देख ले। चलो इस पॉइंट को करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं, उनका जो मास है वो 4u है। The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। अब ये लिखा हुआ है उस चीज का आंसर कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है वो 4u है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना, उनसे ज्यादा है इसका मास,
एज कंपेरेटिवली टू दोज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इस हीलियम 2 पॉजिटिव आयन का जो मास है वो हैवी है, ज़्यादा है, भार ज़्यादा है। तो इसीलिए जो तेज चल रहे अल्फा पार्टिकल्स ये होंगे, इनके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि इनके अंदर उतनी इनफ या जितनी एनर्जी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उतनी इनके अंदर है, उतनी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके अंदर है, इसीलिए इन्हें लिया गया। सेकेंड पॉइंट क्लियर है, एक बार फिर से पढ़ लो। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं, क्योंकि इनका मास 4u है जो कि दोनों से भारी है, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होने वाली है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए उतनी इनफ एनर्जी इनके पास है। अब करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। तो अब जो हमारे रुदरफोर्ड जी थे उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया, ऐसा सोचा पहले से ही एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो ज़रूर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, यानी कि उससे टकराकर अपनी जो जाने का रास्ता है उसे ज़रूर बदलेंगे सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि एक एटम के अंदर थॉमसन जी ने क्या बोला था कि एक स्फेरिकल शेप का एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है सारी तरफ, बस नेगेटिव चार्ज बीच में थोड़ा थोड़ा लगा है। तो उन इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस से ये अल्फा पार्टिकल्स जो कि वहां जा रहे होंगे फास्ट मूव करते हुए एटम से टकराएंगे, तो टकरा के इन चार्जेस के वजह से, इन चार्जेस के जरिए वो टकरा के अपनी जो रास्ता है जाने का वो बदल लेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएंगे। यानी कि ऐसे कोई अल्फा पार्टिकल की रे जा रही है, ये सामने एक एटम का पॉजिटिव चार्ज आया, ये उससे टकराया और ये अपनी जगह बदल ली, यानी ऐसे जगह बदल लेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा जो कि गोल्ड एटम में होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटम के भी अंदर हैं, एटम से भी छोटे हैं। और एटम के अंदर कौन से पार्टिकल हैं? पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वही तो है सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। उसके जरिए ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा रुदरफोर्ड जी ने सोचा। हुए नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, पर ऐसा उन्होंने सोचा। तब यहां लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब सिर्फ ऐसा सोचा है, एक्सपेक्ट किया कि शायद ऐसा हो। गोल्ड के एटम्स से, गोल्ड फॉइल ली है तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो भी गोल्ड के होंगे, तो गोल्ड एटम्स। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, he did not expect to see large deflections। अब कहते हैं कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली काफ़ी हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि डिफ्लेक्शन होगी, हर एक पार्टिकल में डिफ्लेक्शन होगी, पर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों? बहुत कम डिफ्लेक्शन होगी ऐसा ही क्यों एक्सपेक्ट किया? ज़्यादा होगी ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी यही लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि प्रोटॉन से ज़्यादा भारी हैं। एग्जाम्पल से समझें? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम समझो कि एक बहुत ही पतला सा बंदा यहाँ पे खड़ा है, मेरे जैसा। हाँ, मतलब मैं पतला हूँ नहीं, पर मान लो यार, मानने में क्या जाता है। समझ लो एक पतला सा बंदा यहाँ पे खड़ा है और मेरे सामने एक बहुत ही मोटा सा बंदा खड़ा है 100-200 किलो का। अब अगर मैं उसके ऊपर गिर गया तो उसकी हालत ख़राब होगी, या वो मेरे ऊपर गिर गया तो मेरी हालत ख़राब होगी? ऑब्वियस सी बात है, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं बेचारा उसके नीचे दब जाऊँगा।
तो अगर वही बात है यहाँ पर, अगर एक मोटा आदमी 100-200 किलो का आके मुझे इतनी जोर से धक्का मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा या मैं उसे धक्का मारूंगा वो गिरेगा? ऑब्वियस ही बात है मैं गिरूंगा, है ना? तो ताकतवर कौन हुआ? कौन अपनी जगह से किसी दूसरे के हिलाने पे नहीं हिलेगा, जिसका भार ज्यादा है? तो अल्फा पार्टिकल्स का जो भार है वो प्रोटॉन्स से ज्यादा है। तो इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि प्रोटॉन तो उससे हल्का है बेचारा। अल्फा पार्टिकल इतना भारी है कि अगर प्रोटॉन से जाके टकराया तो प्रोटॉन बेचारा उसको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ही कर पाएगा। पर थोड़ा बहुत भी क्यों कर पाएगा? क्योंकि प्रोटॉन वहाँ अकेला नहीं है, एटम के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, फैले पड़े हैं पॉजिटिव चार्ज। याद है थॉमसन जी ने ऐसा कहा था, पर यह बाद में गलत प्रूफ हुआ है, ऐसा नहीं होता। पर चलो, थॉमसन जी ने ऐसा कहा था कि फैले पड़े हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन बहुत सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं वहां पे। तो एक अल्फा पार्टिकल जब बहुत सारे प्रोटॉन से टकराएगा तो ये बहुत सारे पतले पतले बंदे इस एक मोटे बंदे को थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि प्रोटॉन से ज्यादा हैवी हैं, इसीलिए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे लार्ज डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को, या इस तीसरे पॉइंट को पहले तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं शॉर्ट में। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैवी हैं, इसीलिए उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। दोनों पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं एक बार, फिर तुम्हें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूं। मुझे एक बात याद आई है किसी की, अब वो सुनाऊंगा तुम लोगों को। चलो सबसे पहले तो इन दोनों को समझते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं, उनके पास 4u का मास है, तो इसलिए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होने वाली है। It was expected that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया, ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया एक्सपेरिमेंट करने से पहले रुदरफोर्ड जी के द्वारा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो गोल्ड एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगी, लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं होंगी, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा भारी हैं। ठीक, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए। अभी रुदरफोर्ड का, अभी एटम हमने डिस्कस नहीं किया भाई, अभी एटम भी डिस्कस करना है। अभी रुदरफोर्ड जी का जो एटम है ना, इसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम जाएगा अभी, तो रुको यार, ध्यान से सुनो पहले। इतना हो गया। अब तुम लोगों को सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा जो मेरे दिमाग में आया है, हमारे क्लास 12th का। हुआ क्या था एक दिन कि हमारे ना क्लास 12th में एक टीचर थे जिनका ना थोड़ा वेट ज़्यादा ही था, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। तो एक बार वो हमारी क्लास में आए, कोई फ्री पीरियड में कोई और टीचर तो आया नहीं था, क्लास में आए और मेरा जो एक दोस्त मेरे साथ रोज़ बैठता था क्लास 12th में, मेरे साथ ही बैठा था, और मुझसे कहता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, मुझे कहता है कि सोच अगर ये तेरे ऊपर बैठ गई तो ओ भाई, उस टाइम पे जो तो मेरी हंसी निकली ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ क्यों तेरे दिमाग में ये आया कि ऐसा होगा? कहता नहीं सोच तो सही ज़रा। अरे मैं क्यों सोचूं यार, मतलब थोड़ा अजीब ही है, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा बताते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा बीच में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा है, सीधा पढ़ाता गया ना तो ज़रा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे यार। चलो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक फिगर दी हुई है, फिगर 4.2। तुम चाहो तो उसे देख सकते हो, अपनी बुक खोल लो, बाकी उसका थोड़ा आइडिया मैं तुम्हें यहां पर भी देने वाला हूं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे हो रहा है कि समझ लो यहां पे मेरे पास पड़ी हुई है एक गोल्ड फॉयल, यह है मेरे पास मेरी गोल्ड फॉयल। ठीक है,
और इस गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स है जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वो एटम्स बना रहा हूँ, ये गोल गोल एटम्स हैं। तो ये है एटम हमारे पास। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो यहां पर ये समझ लो कि ये हैं सारे के सारे एटम्स, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल के अंदर। अब यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी अल्फा पार्टिकल्स की रेस छोड़ दी, मतलब अल्फा पार्टिकल्स यहां पे फास्ट मूव करते हुए इनके आगे छोड़ दिया, ले बेटे, ऐसे छोड़ दिया। अब एक अल्फा पार्टिकल गया यहां पे, जाते 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 सीधा ही निकल गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल गया, जाते 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 ये भी सीधा निकल गया। तीसरा गया, जाते 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 ये भी सीधा निकल गया। फिर ऐसे करते करते 12,000 से भी ज्यादा पार्टिकल्स मैंने छोड़ दिए, और उनमें से ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे सीधे ही निकलते गए, सीधे ही निकलते गए, सीधे ही निकलते गए। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, सीधे निकलते गए। यानी कि चलते चलते उन्होंने एटम से, एटम के चार्जेस से, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से टकरा के अपना रास्ता चेंज नहीं किया, वो सीधे निकलते गए। पर इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि किसी एटम से या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, एटम्स के टकरा के छोटी छोटी डिफ्लेक्शंस कर रहे थे। यानी ये ऐसे गया, छोटी छोटी डिफ्लेक्शन, जैसे कि सीधा ही निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। ये गया, इसने छोटी सी डिफ्लेक्शन करी, ये भी सीधा, ये गया, इसने छोटी सी डिफ्लेक्शन करी, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा। अब यहाँ पे ये भी सीधा गया, इसने भी छोटी सी डिफ्लेक्शन करी, ऐसे गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। एक और गया, ये इसने भी छोटी सी डिफ्लेक्शन करी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। पर इनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, उसे दिखाने के लिए मैं जरा 1-2 को रब करता हूं, थोड़ा करना पड़ता है यार समझाने के लिए। अब एक अल्फा पार्टिकल तो ऐसा था, मतलब एक नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि यहां पर किसी एक एटम से टकरा के बहुत ज्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन दे रहे थे। पर ये जो पार्टिकल्स छोटी छोटी डिफ्लेक्शन दे रहे थे ना, वो कम थे, पर जो बड़ी बड़ी डिफ्लेक्शंस दे रहे थे वो उससे भी कम थे। यानी 12,000 से ज्यादा पार्टिकल्स वहां पे टकराए हैं यार इस गोल्ड फॉइल पे, जिसमें ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे एंगल से या बहुत छोटी डिफ्लेक्शन उन्होंने करी या बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट किए, पर जितने पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किए ना, उनके नंबर्स उनसे ज्यादा थे जो पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट किए। फिर एक और पार्टिकल आया, समझोगे भी बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, और हर एक 12,000 यानी हर 12,000 पार्टिकल्स में से बस कोई एक पार्टिकल ऐसा था, 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो यहां पे किसी एटम, कहां बनाऊं, यहां बना लेते हैं, जो किसी एटम की तरफ गया, टकराया और वैसे के वैसे ही वापस आ गया। जैसे गया वैसे ही आ गया, जैसे गया वैसे ही आ गया। डांस नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा हूं, जैसे गया वैसे ही आ गया। इसे हम कहते हैं 180 डिग्री से वापस आना। यानी एक पार्टिकल जैसे एटम पे गया उसी रास्ते से वापस आ गया, इसे कहते हैं जैसे गया वैसे बाउंड हो जाना, 180 डिग्री से वापस आ जाना। बहुत बार कह के बता रहा हूं, अब दिमाग से निकल गया ना, बहुत डांट खाओगे, पहले बता रहा हूं। तो ये है वो फिगर, ये एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। तो ये तो मैंने तुम्हें वैसे बता दिया। अब अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया कि बताओ एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस हमें मिली, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या देखने को मिला, वो यहां पर लिखा है, और तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। कुछ भी उल्टा सीधा मत कर देना, ऐसे लिख के आना है। रट्टा मार लो, याद कर लो, घोट के पी दो, समझ लो, जो करना है कर लो, पर यही लिख के आना है। द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है सर? स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना,
और ये अल्फा पार्टिकल्स ये जो टकरा के फैल रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ को स्कैटरिंग बोला गया है। तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंट को। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए, यानी जैसा रुदरफोर्ड जी ने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स भले ही थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हों पर होंगे ज़रूर, कोई भी ऐसा पार्टिकल उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि सीधा सीधा निकल जाए, या फिर बहुत कम होने चाहिए थे, एक या दो या फिर कुछ, पर ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए भाई। तो थॉमसन, उन्हें पता क्या है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था थॉमसन जी के मॉडल को अपने दिमाग में रखते हुए, पर थॉमसन जी के मॉडल जैसा तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ मिला ही नहीं। आगे द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस रिजल्ट से, इस एक्सपेरिमेंट से आई। रिजल्ट मैंने गलती से बोल दिया, एक्सपेरिमेंट से आई। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब जैसा सोचा भी नहीं था, जैसा सोच ही नहीं सकते वैसा रिजल्ट आया। पहला पॉइंट जो हमें यहां से देखने को मिला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से सीधा सीधा निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए पर बहुत ही स्मॉल एंगल से हुए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी सरप्राइजिंगली कि हर 12,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल ऐसा जरूर था जो जैसे गया वैसे आ गया। जैसा कि मैंने ये बताया, जैसे गया टकरा के वैसे वापस। अब ये इतनी हैरान होने वाली बात क्यों थी? क्योंकि मैंने बताया था ना, जो अल्फा पार्टिकल है, जो हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, और उसको इस तरीके से इतना तगड़ा डिफ्लेक्ट करना कि वो जैसे जाए वैसे ही आ जाए, किसी एक या कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स के बस की बात नहीं है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि प्रोटॉन्स के मुकाबले अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी है। वो जहां जैसे गया वैसे ही इतने तगड़े तरीके से कैसे वापस आ सकता है? ये तो तभी हो सकता है अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सारे के सारे प्रोटॉन एक ही जगह पे हो। हाँ, अगर पूरे सफियर पे प्रोटॉन्स फैल रखे हैं तब ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता था। तो इन 3 पॉइंट्स को जो एक्सपेरिमेंट में मिले, इसको देखकर रुदरफोर्ड जी ने एटम का एक नया मॉडल बनाया, अपना खुद का। उन्होंने कहा कि यार एटम जैसा थॉमसन जी ने बोला, अगर वैसा होता तो एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा थॉमसन जी का एटम गलत है, थॉमसन जी आपका एटम गलत है, मैं बताता हूं एटम कैसा होना चाहिए। तो एटम का मॉडल देने से पहले उन्होंने ये बताया कि थॉमसन जी का जो मॉडल ऑफ एन एटम है वो क्यों गलत है, ठीक है, या फिर जो एटम है उनके हिसाब से वो कैसा है। फिर इन्होंने अपना मॉडल दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि इनके हिसाब से मॉडल ऑफ एन एटम कैसा है, पहले तुम्हें मैं वो बताऊंगा, फिर हम इनका मॉडल देखेंगे। चलो इतना पहले नोट करो। और हाँ, ये तीनों पॉइंट्स मैं ऊपर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट, याद करने हैं तुम्हें, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस मिली। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं रुदरफोर्ड जी के मॉडल ऑफ एटम की। उन्होंने क्या कहा, मॉडल ऑफ एन एटम कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मॉडल क्या है इनका वो हमने अभी डिस्कस करना है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनके हिसाब से एटम का जो मॉडल है वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि थॉमसन जी ने पहले वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग का एग्जाम्पल दिया, फिर अपने मॉडल के बारे में बताया ना, वैसे ही। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रुदरफोर्ड जी ने कुछ कहा। सेइंग मतलब रुदरफोर्ड जी की एक लाइन है जो उन्होंने कही उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में वो लाइन लिखी है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने बोला,
दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। मतलब समझ नहीं आया सर, मैं समझाता हूं मैं किस लिए हूं यार, यहां पे मैं समझाऊंगा ना। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, इन चीज़ों पर बिलीव करना, इन चीज़ों को मानना उतना ही इम्पॉसिबल सा है, उतना ही मुश्किल है जितना कि तुम किसी इस चीज़ को मानो कि जैसे तुमने किसी 15-inch के शेल को किसी टिश्यू पेपर पे मारा और वो वहाँ पे टकरा के वापस तुम्हारी तरफ आके तुम्हें टकरा जाए। मतलब कहने की बात ये है सीधा सीधा, उनके कहने का मतलब ये था कि इस चीज़ पर या जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आए हैं उन पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थॉमसन जी ने जो मॉडल दिया था एटम का, ये तो बिल्कुल उससे उल्टा बता रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से तो रिजल्ट बिल्कुल उसके उल्टे आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल है। 15 इंच की शेल ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी होती है। तुम एक बार गूगल पे सर्च करना 15 इंच शेल, तुम्हें पता चल जाएगा। कई सारे इंसान भी मिलकर उसे उठाने में बहुत मुश्किल, मतलब कई सारे इंसान भी मिलकर अगर उसे उठाए ना तो भी बहुत बहुत मुश्किल होती है उठाने में। तो कहते हैं ये उतना ही मानना मुश्किल है जितना तुम किसी एक 15-inch शेल को किसी एक टिश्यू पेपर पे मारो और वो दोबारा वहां से टकरा के तुम्हारी तरफ आए और तुम्हें हिट करे, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर तुमने किसी बॉल को दीवार पे मारा तो वो वहां से तुम्हें हिट कर जाए, ये तो मानना भी जा सकता है, पर वो 15 इंच शेल कैसे हो सकता है यार, ये तो मानना मुश्किल है। ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद अपनी कही बात को, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे, जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट मिले, उससे समझाने के लिए, लोगों को, दूसरे साइंटिस्ट को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी करने के लिए कहा, यह एक एक्टिविटी बताई। क्या एक्टिविटी थी वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि एक लड़का ले लेते हैं। अब हम रुदरफोर्ड जी से थोड़े से ज्यादा क्रिएटिव हैं। रुदरफोर्ड जी ने कहा कि चलो सिर्फ एक लड़का ले लो, हम क्या कहेंगे, इस लड़का भी लेंगे और लड़के को नाम भी देंगे। ये रुदरफोर्ड जी ने नहीं दिया था, ये हम देंगे। हम इसको नाम देंगे चिंटू। चलो चिंटू नाम दे दिया। चिंटू अच्छा नहीं लग रहा, पुराना नाम लग रहा है, चंटू दे देते हैं। चलो चंटू, हमने ले लिया एक लड़का चंटू। तो उन्होंने बोला उस लड़के को कहो कि वो अपनी आंखें बंद करे और किसी एक दीवार पे पत्थर मारे, एक एक करके 10 बार। यानी कि अपने हाथ में 10 पत्थर पकड़े और एक एक करके आंखें बंद करके दीवार पे मारता रहे जोर जोर से, ठा 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 ठा। तो मैंने भी कह दिया चंटू को, ओए चंटू सुन, तू ना अपने हाथ में 10 पत्थर ले ले, 1 2 3 4 5 6 7, चल 3 यहां पे पकड़ ले, इतने पकड़े नहीं जाएंगे तेरे से, 1 2 3। इसने 10 पत्थर अपने हाथों में पकड़ लिए। सर ये कैसे पकड़े? मान लो ना पकड़ लिए, एक हाथ उसका बड़ा है एक छोटा, ये एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा। मान लो यार, मानने में क्या जाता है। तो चंटू ने ऐसे 10 पत्थर अपने हाथों में पकड़ लिए और सामने यहां पर है वॉल, दीवार, जिस पे अब ये एक एक करके पत्थर को मार रहा है। आंखें बंद की हुई है इसने, आईज क्लोज है इसकी, ठीक है, आईज क्लोज है और हंस रहा है वो। अब वो कह रहे हैं कि जब ये एक एक करके पत्थर को दीवार पे मारेगा, 10 पत्थरों को दीवार पे मारेगा, तो इसको हर एक पत्थर दीवार पे मारने पर उसकी आवाज सुनाई देगी, ठा 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 ठा, है ना, आवाज सुनाई देगी। अब वो क्या कहते हैं कि अब इस चंटू को क्या करो तुम, ब्लाइंड फोल्ड कर दो, ब्लाइंड फोल्ड कर दो। यानी अब इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, इसको आंखें बंद मत करवाओ, आंखों पे पट्टी बांध दो। और इस बार इसे ये पत्थर जो फेंकने हैं ना, ये वॉल पे नहीं फेंकने, अब ये पत्थर इसे फेंकने हैं एक बार्ब्ड वायर फेंस पे, एक बार्ब्ड वायर फेंस पे। ये क्या होता है सर, बार्ब्ड वायर फेंस क्या होते हैं यार? तुमने मूवीज में, एड्स में देखा होगा ना, बॉर्डर देखे हैं, बॉर्डर जो किन्हीं 2 देशों को अलग अलग करते हैं, वो किस तरह के होते हैं कि ऐसे सबसे पहले एक पोल, स्टिक, डंडी सी लगी होती है, लोहे की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, कई सारी होती हैं। ऐसे ही कुछ दूरी पे ऐसे एक और लगी होती है, कुछ दूरी पे एक और लगी होती है, और ऐसे यहाँ पर ना बहुत तीखी तीखी तारें जो हैं यहाँ पे लगी हुई होती हैं, है ना, ऐसे कुछ कुछ गैप पे, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसी कुछ तारें यहाँ पे लगी हुई होती हैं।
बजरंगी भाईजान तो देखी होगी, वहां पे कहा था ना, मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तारों के नीचे से आया हूं, मैं यहां पे परमिशन लेकर ही उधर जाऊंगा, है ना। यहां पर यह है बार्ब्ड वायर फेंस। अब इसको ब्लाइंड फोल्ड करके कहा कि अब फेंक इससे ऊपर पत्थर, तो अब वो इसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है। अब उसको कई सारे पत्थरों की तो आवाज ही नहीं आ रही कि वो वहां से इधर से उधर जा भी पा रहे हैं या नहीं, इसे कुछ पता नहीं चल रहा, किसी चीज से टकरा रहे हैं या नहीं, इसे कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इस बार इन दो वायर्स के बीच में गैप है। आया समझ? अब किन्हीं दो वायर्स के बीच में गैप है, इसलिए पत्थर बिना टकराए, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना आवाज किए बस सीधा निकल जा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। उन्होंने सिर्फ कहा है एक बॉय ले लो, नाम तो हमने दे दिया, एग्जाम में मत लिखाना टेक अ चंटू, टेक अ बॉय हुज नेम इज चंटू हु विल थ्रो 10 stones ऑन वॉल, देन इन द सेकेंड केस ऑन अ बार्ब्ड वायर फेंस। अबे गलत हो जाएगा। वैसे भी ये एक्टिविटी के बारे में तो वैसे भी नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो तुम्हें ये चीज समझाने के लिए रुदरफोर्ड जी ने एक एक्टिविटी बताई जो मैंने तुम्हें बता दी। अब यहां पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लेते हैं बार्ब्ड का मतलब क्या होता है। बार्ब्ड का मतलब होता है कांटों वाला, तीखा, शार्प, कंटीला। वायर का मतलब तुम्हें पता है, तारे। फेंस का मतलब होता है बैरियर या प्रोटेक्शन, रुकावट। तो कोई ऐसी तीखी तारों वाली प्रोटेक्शन, बैरियर जो किन्हीं भी दो मतलब बाउंड्रीज को अलग अलग करती हो। ठीक है, तो यह था एक्सपेरिमेंट। अब इसी एक्सपेरिमेंट को रुदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करो थोड़ा सा। तो अब रुदरफोर्ड जी अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समझाते हैं। पहले हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े वो थी उनकी रिजल्ट्स की ऑब्जर्वेशन, कि उस रिजल्ट से क्या मिला। अब हम पढ़ेंगे इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट, या उस चीज से उन्होंने क्या कंक्लूड किया वो पढ़ेंगे अभी। यानी कि एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए वो अब हम पढ़ेंगे। रुदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, रुदरफोर्ड जी ने कंक्लूड किया या फिर पूरा रिजल्ट निकाला कि उनके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉयल में से डिफ्लेक्ट हुए बिना ही निकल गए। जैसे कि यहां हमने देखा कि दो वायर्स के बीच में जगह खाली थी, गैप था, तभी वो सीधा सीधा निकला है। ऐसे ही एटम के अंदर भी ज़्यादातर जगह खाली है, तभी तो वो अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए। क्योंकि अगर वहां पे कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो ये पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए नहीं निकलते। डिफ्लेक्ट थोड़े बहुत ही होते पर यहां तो बिल्कुल उल्टा हुआ। इसका मतलब थॉमसन जी आपने ये गलत बताया कि पूरे पार्टिकल, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, फैला होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट जरूर होते, पर ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं अपने पाथ से, यानी कि जिस जगह पे वो जा रहे थे वो उनका पाथ है, तो वो अपने पाथ से जो डिफ्लेक्ट होना, अपना पाथ बदल लेना, उसी को कहते हैं कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाना। तो बहुत ही कम पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से। इसका मतलब ये
इस चीज को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बहुत ही कम जगह घेर के बैठे हैं। जैसा थॉमसन जी ने कहा कि पूरी जगह पॉजिटिव चार्जेस ने घेर रखी है, ऐसा नहीं है, बहुत कम जगह घेर के बैठे हैं। आया समझ? क्योंकि अगर ज्यादा जगह घेर के बैठे होते तो हर एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता, पर ज्यादातर पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए। ये 2 पॉइंट्स हैं। एंड अगेन मैं फिर बता दूं, ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रुदरफोर्ड जी के ना मॉडल ऑफ एन एटम में 3-4 चीजें आती हैं, और उन 3-4 चीजों में से हर एक चीज का, किसी भी एक चीज का आना तो कंपलसरी है भाई, आएगी ही आएगी। कंपलसरी कहने से मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स को ऑर्डर है कि डालना ही डालना है, पर आती है, हर साल आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद कर लेना क्या रिजल्ट आया। बाकी इसका एक और पॉइंट भी है, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं पाया, बाकी अभी मैं बताऊंगा। इतना पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। रुदरफोर्ड जी की सेइंग जो मैंने बताई वही इनक्रेडिबल 15 इंच शेल वाली, फिर ये एक्टिविटी, उसके बाद रुदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, रुदरफोर्ड जी ने ये रिजल्ट निकाला अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए। दूसरा पॉइंट, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर बहुत ही कम जगह घेर के बैठा है। नोट करो, फिर मैं इसका तीसरा पॉइंट तुम्हें बताता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं उनके रिजल्ट का, कंक्लूजन का, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट या कंक्लूजन का तीसरा पॉइंट। वो 2 पॉइंट हमने अभी पढ़ लिए, अब करते हैं तीसरे वाला। इसको करने के बाद इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक और चीज निकाली थी जो हम यहां पे देखेंगे। फिर जो रुदरफोर्ड जी का मॉडल ऑफ एटम था, फिर हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एटम मुझे पता है, ये मॉडल ऑफ एन एटम मुझे पता है, थोड़ा बड़ा है तो अरे यार ये मैं क्यों फंबल मार रहा हूँ बार बार, सॉरी। मुझे पता है कि ये रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम जो है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है, पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये तुम्हें बहुत ही अच्छे खासे नंबर देके जाएगा अगर तुमने आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा तो। चलो करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, indicating that all the positive charges and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। सर ओए होए क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा सर, इतनी बड़ी लाइन, ओए होए होए। अरे समझा रहा हूं यार मैं किस लिए हूं। यहां पे बोला गया है कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री से, यानी जैसे गए वैसे ही आ गए, कई 12,000 में से कोई एक, बहुत ही कम। और यह दर्शाता है इस चीज को कि जो पॉजिटिव चार्जेस है किसी एक एटम के अंदर, या तो मैं कहूं गोल्ड एटम का या किसी भी एटम का पूरा एक मास एक एटम के अंदर किसी एक छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, इकट्ठा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी थी ना, क्या कि एक मोटे बंदे की, पतले बंदे की, कि एक मोटे बंदे को हिलाना किसी एक पतले बंदे का काम नहीं है। अगर किसी एक मोटे बंदे को उसकी जगह से हटाना है तो बहुत सारे पतले बंदों को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके कहीं हिलेगा वो। तो वैसे ही एक अल्फा पार्टिकल को, मूव करते हुए अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से, अपने रास्ते से हटाना, डिफ्लेक्ट करना, वो वही कर सकता है जब किसी एक जगह पर काफी सारे प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज हों। क्योंकि कोई एक प्रोटॉन ऐसा नहीं कर सकता, कोई एक प्रोटॉन ऐसा नहीं कर सकता, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स साथ में आने चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स साथ में आने चाहिए तभी एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो पाएगा। ये आज क्या हो रहा है मेरे को, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूं। चलो, किसी एक जगह पर कंसंट्रेट होने चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्ट करना इतना मुश्किल हो रहा था, पर यहां पर तो डिफ्लेक्ट तो छोड़ो, 180 डिग्री से जैसे गया वैसे ही आ रहा है। इतनी तगड़ी डिफ्लेक्शन तो सिर्फ तभी हो सकती है अगर बहुत सारे या सारे के सारे प्रोटॉन, या तो मैं कहूं
क्योंकि एक एटम का जो भार है, जो मास है, वो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से ही तो होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूरे के पूरे एटम का भार, मास, या फिर एटम के अंदर के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब किसी एक बहुत ही छोटी जगह में, स्मॉल वॉल्यूम में इकट्ठे हुए पड़े हैं, और जब अल्फा पार्टिकल ये वाला उस जगह को टकराया, उस जगह को हिट किया, तो वहां से वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये चीज मैंने बहुत डिटेल में बता दी है। थर्ड पॉइंट को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बाहर से कुछ ना कुछ शोर आता ही रहता है, पर तुम इसे इग्नोर करो और मेरी बात सुनो। 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, ये चीज मैं काफी ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं। अभी थर्ड पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और फिर सुनो। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट्स कंक्लूजन आया, 3 पॉइंट्स आए इनके एक्सपेरिमेंट्स से, ये जो रिजल्ट आए, इसी में कुछ और डेटा छुपा हुआ था जो हमारे रुदरफोर्ड जी ने निकाला, और उस डेटा की मदद से उन्होंने ये जाना कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है, हाँ न्यूक्लियस क्या है सर, ये जो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर किसी एक छोटे से वॉल्यूम में इकट्ठे हुए पड़े हैं ना, उसे न्यूक्लियस नाम दिया है रुदरफोर्ड जी ने। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास एक एटम है, तो इस एटम में ना ये जो एक न्यूक्लियस होगा, इसके बीच में यहाँ पे छोटा सा, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज और पूरे इस एटम का भार इसी के अंदर है, जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा के बिल्कुल जैसे गया वैसे आ गया वाली बात थी, 180 डिग्री वाली। इसको न्यूक्लियस नाम दिया है। और उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा ना, वो इस पूरे एटम के रेडियस के 10⁵ टाइम्स कम होगा, लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। नहीं समझ आया? फिर बताता हूं। अब देखो, रेडियस क्या होता है किसी भी एटम का? उस एटम के सेंटर से लेकर एंड तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस किसी भी एक एटम का। और एटम का न्यूक्लियस समझ लो यहां पर है इतना सा, तो ये वाला रेडियस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उसके एंड तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हुआ मेरा रेडियस न्यूक्लियस का। और रुदरफोर्ड जी ने अपने ही किए हुए एक्सपेरिमेंट से कुछ डेटा या कुछ चीजें निकाल के ऐसा जान लिया, ऐसा कैलकुलेट कर लिया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो एटम के रेडियस के 10⁵ टाइम्स कम होगा। न्यूक्लियस का रेडियस छोटा है, तुम्हें यहां से भी दिख ही रहा होगा, ये न्यूक्लियस का रेडियस छोटा है, एटम का बड़ा है। ठीक है, और 10⁵ टाइम्स का मतलब 1 के बाद 5 zeros, 1 2 3 4 5, यह है 10⁵ टाइम्स, यानी कि 1,00,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस का रेडियस एटम के कंपैरेटिवली। यह भी ढूंढ लिया उन्होंने। थर्ड पॉइंट को, और इसको दोबारा से शॉर्ट में बताता हूं। थर्ड पॉइंट था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर जितना भी, या मैं कहूं कि जो एटम का मास है, जो भार है, वो एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम या बहुत कम जगह में इकट्ठा हुआ पड़ा है, जहां से टकरा के ऐसा वो वापस आया है। क्योंकि अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर ना हो ना, तो औकात नहीं है उनकी कि अल्फा पार्टिकल जैसा गया उसको वैसा वैसा डिफ्लेक्ट कर दें, उनमें इतनी ताकत ही नहीं है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ डेटा निकाला, उससे यह भी कैलकुलेट किया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से 1,00,000 गुना या 10⁵ टाइम्स कम है। चलो, अब बारी आ गई है रुदरफोर्ड जी का मॉडल ऑफ एटम देखने की। फाइनली अब रुदरफोर्ड जी का मॉडल ऑफ एटम हम देखेंगे और फिर इस लेक्चर को करेंगे खत्म। उसके बाद रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के कुछ ना ड्रॉबैक्स भी आएंगे। ड्रॉबैक्स मतलब, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं सर? आप क्या ना क्या चाहते हो सर? ड्रॉबैक्स मतलब, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि इसमें भी कुछ गलतियां थी। मतलब सर, रुदरफोर्ड का एटम भी गलत होने वाला है सर। हमें 1 घंटा हो गया ये पढ़ते हुए। रुदरफोर्ड का सबसे पहले हमने
ये देखा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, गोल्ड फॉइल ले ली, अल्फा पार्टिकल लिए, हमें पता नहीं था अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हमने वो भी समझा। उसके बाद हमें ये पता चला कि वो हीलियम 2 पॉजिटिव के आयन होते हैं। फिर हम उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हमने वो समझा, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आई हमने वो पढ़ी, ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट के 3 पॉइंट्स अलग से हमने पढ़े। फिर उसके बाद अब हम उनका मॉडल भी देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा ये भी गलत है। ओ भाई साहब सर ये क्या कर दिया आपने, अब ये एग्जाम में आएगा कि नहीं? अरे एग्जाम में तो आएगा, एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे इसके, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये गलत हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो फायदा है ना, तुमने अब ये पढ़ लिया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तुम लिख के आ जाओगे, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, तुम मुझे थैंक यू बोल दोगे, बात खत्म हो जाएगी। नोट करो। और फिर अब हम करेंगे इनका मॉडल ऑफ एन एटम। चलो अब हम फाइनली करने वाले हैं रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम को। एक्चुअली मतलब उन्होंने जो एटम का मॉडल दिया था अब हम उसे देखने वाले हैं, ठीक है। सो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर, बाहर से वैसे अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना और मुझे सुनना, ठीक है, क्योंकि बाहर के शोर का मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं तुम्हें अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, तो बस मुझ पे ध्यान दो, बाहर के शोर पे नहीं। चलो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर रुदरफोर्ड जी हमारे सामने लेकर आए एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। पुट फॉरवर्ड का मतलब हमारे सामने लेकर आए एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सर अब ये क्या है, आपने तो कहा था रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम कहां से आ गया? यार रुदरफोर्ड जी ने एटम के अंदर न्यूक्लियस निकाला था ना, तो वहां से उन्होंने अपने एटम का नाम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम रख दिया। इसको रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस हुआ। विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, और इनके इस मॉडल ऑफ एन एटम में ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो लिखे हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली यही आता है। वैसे जो पहले हमने इनके एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट कंक्लूजन वगैरह पढ़े हैं, ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, वो भी आ सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है तो करने ज़रूर है। पहला पॉइंट इनके मॉडल का, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होगा जिसे न्यूक्लियस कहेंगे। जैसे कि अगर ये एक एटम है तो इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सारे भरे हुए होंगे, एटम का पूरा मास भी इसी में होगा और इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. नियरली जो सारा का सारा एटम का मास है वो न्यूक्लियस में ही रहेगा। ये जो है ये मैंने न्यूक्लियस लिखा है NuCl और नीचे EUS लिख दिया, जगह कम थी इसलिए। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इसके ही ऐसे आर पार ऐसे घूमेंगे इस न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में, मतलब गोल गोल घूमेंगे रुदरफोर्ड जी के हिसाब से। अगेन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होगा इस एटम के अंदर वो एटम के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा। ये मेरे पास पूरा का पूरा मेरा एक एटम है, ठीक है, और ये एटम के साइज के कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस का साइज होगा जो इसके अंदर है वो बहुत कम होगा, न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा एटम के कंपैरेटिवली। ये था हमारा रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। और ये रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम यहां पर खत्म तो हो गया, पर इस मॉडल ऑफ एन एटम के भी ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी एक गलती थी। और वो गलती क्या थी वो आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे पता है तुम इतना करके बहुत थक चुके हो, तुम्हारे दिमाग की दही हो चुकी है, मुझे पता है तुम और ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना करो।
इतना ही बहुत है अभी फ़िलहाल के लिए। अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो। रुदरफोर्ड जी का जो मॉडल था, सबसे पहले तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो उसके कुछ पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशंस को याद करो। उसके बाद उसके जो रिजल्ट के कंक्लूजन निकले, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकले, उनके 3 पॉइंट्स को याद करो। और फिर उन्होंने ये जो मॉडल दिया, इसके ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लो, याद कर लो, समझ लो, घोट के पी जाओ, रट्टा मार लो, मुझे नहीं पता, जो करना है करो, एग्जाम में आएगा इसलिए करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अगले लेक्चर में हम करेंगे, मैं तुम्हें हिंट दे के जाता हूं, अगले लेक्चर में हम करेंगे इस मॉडल के ड्रॉबैक्स ऑफ ये वाला रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल में इसे कोई भी डिस्कस करेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई टीचर बहुत 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 अच्छे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर मैंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। अब पिछले 3 चैप्टर्स अगर तुम्हें अपनी क्लास 9th साइंस के करने हैं तो वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, डिटेल लेक्चर भी हैं, 1 शॉट वीडियोस भी हैं। मैथमेटिक्स के भी शुरुआत के 2 चैप्टर, पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम जो था वो भी हो चुका है। तुम चाहो तो वो भी जाकर देख सकते हो। इसी चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी लेक्चर्स को ढूंढने में। अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ड्रॉबैक्स के साथ। चलो फिर, तब तक के लिए बाय बाय।